नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रानी डागर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ संस्कृत के प्रयत्न लेकर, जो कि एचटेट, सीटेट, नेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयत्न। विसर्ग के बारे में भी यहाँ बताया गया है। आश्रय स्थान भागी अर्थात यह जिस वर्ण का आश्रय लेकर रहता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान ही इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। प्रयत्न फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों को बोलने के लिए हम जो प्रयास अथवा कोशिश करते हैं, उसी प्रयास को प्रयत्न अथवा यत्न कहा जाता है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। ये स्टेट में पूछा जा चुका है कि प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, याद रखिएगा, आभ्यंतर तथा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। ये भी पूछा जा चुका है, आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। आ चुका है ये क्वेश्चन। स्पष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा मुख के अंदर के स्थानों का स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से मैं तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। स्पर्श के करने के कारण ही इसका नाम स्पष्ट पड़ा है। ये क्वेश्चन भी एचटेट में, सीटेट में आ चुका है कि क से मैं तक के सभी व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो स्पृष्ट कहा जाता है। ये स्पृष्ट कहा जाता है, आ चुका है ये क्वेश्चन। ईषत् स्पृष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान या स्थानों का थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण ईषत् स्पृष्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में जीभ को थोड़ा स्पर्श रूप प्रयत्न करना पड़ता है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो जो एचटेट में आ चुके हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। ये तो तकरीबन पूछा ही जाता है, ईषत् स्पृष्ट क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है और अंतस्थ वर्णों में कौन-कौन से वर्ण आते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन इसी में से ही बन जाएंगे। अब विवृत क्या होता है? वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। अर्थात वर्णों को बोलते समय जीभ उनके निर्धारित स्थान से दूर रहती है। इस दूर रहने के प्रयत्न को विवृत कहा जाता है। सभी स्वर विवृत होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। ये आ चुका है कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर विवृत होते हैं। ईषत् विवृत वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख थोड़ा खुला रहता है, जब मुख थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईषत् विवृत कहते हैं। ईषद अर्थात थोड़ा सा, विवृत अर्थात दूर रहना पड़ता है। स है उष्म वर्ण के उच्चारण में जीभ इनके निर्धारित स्थान से थोड़ी दूर रहती है, अतः इनका प्रयत्न ईषद विवृत कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ईषद विवृत कौन-कौन से वर्ण होते हैं। स है को क्या कहा जाता है? स है को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें से बन गए। एचटेट वाले बाल की खाल निकाल लेते हैं। बिल्कुल बारीकी से पूछते हैं, जो कि बच्चे पढ़ कर नहीं जाते। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इनको, और अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन पढ़िएगा ध्यान से। अब संवृत पे आते हैं। संवृत अर्थात पहले हटाना और फिर समीप रखना, ऐसा केवल ऋस्व ए वर्ण के विषय में ही होता है। ये भी आ चुका है कि संवृत वर्ण कौन सा होता है। अब देखिए, प्रक्रिया दशा में पाणिनि ने ऋस्वकार को विवृत माना है। ऋस्व अकार को, केवल अकार को संवृत माना है, क्योंकि बाकी तो जो भी स्वर होते हैं उनको हम विवृत बोलते हैं। जिस तरह दीर्घकार तो विवृत होता ही है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि जो ऋस्वकार है प्रक्रिया दशा में उसको विवृत माना गया है। ये देखिए, प्रक्रिया दशा में पाणिनि ने ऋस्वकार को विवृत माना है, बाकी सभी स्वर विवृत हैं ही। बाह्य प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 11 भेद हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि बाह्य प्रयत्न होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, तो इसके 11 होते हैं। जो आभ्यंतर होते हैं इनके 5 होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न इस प्रकार हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा संवृत। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। यानी ये जो तालिका दी गई है यहाँ पे, ये इसके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। विवार, श्वास, अघोष वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं से इनको हम विवार, श्वास, अघोष कहते हैं। यानी क, ख वर्गों के प्रथम और द्वितीय क, ख, च, छ, प, फ, ट, ठ, त, थ, इनके साथ इनको मिलाकर स को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं उनको हम वि स ए विवार, श्वास, अघोष कहते हैं। संवार, नाद, घोष वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अंतस्थ एवं है। जो वर्ग होते हैं उनके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के साथ अंतस्थ, यानी य, र, ल, व इनको मिलाकर और है को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं उनको संवार, नाद, घोष कहते हैं। अल्प प्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम एवं अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण उनको महाप्राण कहते हैं। यानी दूसरा और चौथा वर्ण और उनके साथ ऊष्म वर्ण स है मिलाकर महाप्राण बनते हैं। और उदात, अनुदात, संवृत ये जो स्वर होते हैं अगर ये याद ना हो तो इनको ऐसे याद करने की कोशिश करना। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अगर याद नहीं होते तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ये वी, इसका पहला अक्षर स है, इसका ए है, तो विषय ए, सनागो ये अल्पप्राण और ये महाप्राण, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरुआत के ये हैं, ये ही दिक्कत देते हैं कि किस प्रकार कैसे याद किया जाए। तो इसमें ए आता है, जिस तरह ये है विषय ए, तो ए आ गया तो इसके पहले और दूसरे वर्ण को याद रखना कि इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण ही आएंगे। और इसमें संवार, नाद, घोष में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अंतस्थ एवं है।
इसमें ये आएँगे। तो बाकी आप देख लेना जैसे आपको याद हो। तो दोस्तों ये था प्रयत्न संस्कृत में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।